नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी विपक्ष के दबाव में फिर झुकी मोदी सरकार की, जातीय जनगणना पर राहुल के बड़े सवाल की। जानेंगे राजनाथ सिंह के बयान पर क्यों भड़का विपक्ष, पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर तेज हुए प्रदर्शन को देखेंगे, सोनिया गांधी ने प्रदूषण के लिए किसे बताया जिम्मेदार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंजाब में किसानों ने किया बड़े आंदोलन का ऐलान। 19 जिलों में 26 जगह पटरियों पर बैठेंगे किसान। 5 दिसंबर को 2 घंटे तक होगा प्रदर्शन। देश भर के कई एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम में आई दिक्कत। बेंगलुरु में 42 फ्लाइट हुई कैंसिल, दिल्ली में भी दिखा असर। अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आया रुपया। $1 के मुकाबले 90 रुपए 20 पैसे पर पहुंची रुपए की कीमत। कांग्रेस का सवाल, देश आपसे जवाब मांग रहा है मोदी जी। शेयर बाजार में गिरावट, 31 अंकों की गिरावट के साथ 85,106 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 46 अंकों की गिरावट के साथ 25,986 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। शीतकालीन सत्र में विपक्ष के तेवरों से मोदी सरकार घबराई हुई दिख रही है, और यही कारण है कि वो बार बार यू टर्न ले रही है। पहले चंडीगढ़ को लेकर, फिर एसआईआर पर, और अब एक और मामले में मोदी सरकार ने अपना ही फैसला पलट दिया। तो कैसे बैकफुट पर दिख रही है मोदी सरकार, देखिए रिपोर्ट। विपक्ष के सामने एक बार फिर मोदी सरकार को सरेंडर करना पड़ा है। शीतकालीन सत्र में सरकार बार बार विपक्ष के सामने झुकती दिखाई दे रही है। एसआईआर पर चर्चा से भागने की कोशिश कामयाब नहीं रही। विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार इस पर चर्चा को तैयार हो चुकी है। चंडीगढ़ के अधिकार को लेकर जो बिल लाने की तैयारी थी, उससे अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, और अब संचार साथी ऐप को लेकर भी सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने सरकारी संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्रीलोड करने का दिया अपना आदेश वापस ले लिया है। इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि स्मार्टफोन कंपनियों को हर फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा पुराने फोन्स में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश में कहा गया था कि ऐप को ना तो डिसेबल किया जा सकेगा और डिलीट किया जा सकेगा। सरकार के इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा था। इसे आम लोगों की जासूसी करार दिया जा रहा था। इसकी तुलना पेगासस सॉफ्टवेयर से होने लगी थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संचार साथी के जरिए पूरे देश को एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। सरकार हर स्मार्टफोन और सेलफोन यूजर्स के लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। सरकार अब आपकी सारी बातचीत सुन सकती है। आपने क्या खरीदा ये पता होगा। फोटो का एक्सेस भी सरकार को होगा। अगर किसी विदेशी हैकर, विदेशी एजेंसी ने संचार साथी ऐप को हैक कर लिया तो सबका डेटा लीक हो जाएगा, और ये किस कानून के तहत किया जा रहा है। इसके साथ ही दुनिया के 2 सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS और एंड्रॉइड के निर्माता एप्पल और गूगल प्राइवेसी और सिस्टम सिक्योरिटी के चलते सरकारी आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। वैसे सत्र के 2 दिन तक एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे, तो तीसरे दिन श्रम कानूनों के विरोध में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन हुआ। विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार के निकट एकत्र हुए और इन कानूनों और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर मजदूर विरोधी कानून वापस लो के नारे लगाए। संचार साथी ऐप पर सरकार ने बार बार यू टर्न लिया और आखिर में विपक्ष के आगे घुटने टेक ही दिए। तो एक और मुद्दे पर वो फंसती दिखाई दे रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर सवाल किया, और जो जवाब मिला उससे मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने संसद में जाति जनगणना को लेकर सवाल किया था, और जो जवाब सरकार ने दिया है उसे कांग्रेस नेता ने देश के साथ विश्वासघात बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जातिगत जनगणना के सवालों पर संसद से मिले जवाब की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा। उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की ये जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। जैसा आप जानते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल हर 10 साल में होने वाली जनगणना की समय सीमा और तैयारी को लेकर था। दूसरा सवाल था कि क्या सरकार का जनगणना के सवालों का प्रारूप प्रकाशित करने और इन सवालों पर जनता या जनप्रतिनिधियों से इनपुट लेने का कोई प्रस्ताव है। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा था कि क्या सरकार अलग अलग राज्यों में किए गए जाति सर्वेक्षण समेत पिछले अनुभवों पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो उससे संबंधित ब्यौरा क्या है। राहुल गांधी के इन सवालों के जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि आबादी की गणना फरवरी 2027 में की जाएगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि होगी।
सिवाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके दुर्गम इलाकों को छोड़कर, जहां ये गणना सितंबर 2026 में की जाएगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की मध्य रात्रि होगी। जनगणना का 150 वर्षों से अधिक का इतिहास है। अगली जनगणना के लिए पिछली जनगणनाओं से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक जनगणना से पहले संबंधित हितधारकों से भी सुझाव लिए जाते हैं। केंद्र सरकार के इन जवाबों पर कांग्रेस नेता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी के सवाल से सरकार परेशानी में घिरती दिख रही है, तो उसके मंत्रियों के बयान भी परेशानी का कारण बनते दिख रहे हैं। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह का एक और विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या में सरकार के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। राजनाथ के इस बयान पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का जिक्र आते ही अक्सर सियासी गलियारों में विवाद छिड़ जाता है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद सियासत में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार उन पर सवालों की बौछार कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि अगर नेहरू जी ने लाखों लोगों के पूजनीय प्रतीक सोमनाथ के लिए भी सार्वजनिक धन लेने से इनकार कर दिया था, तो वे बाबरी मस्जिद पर करदाताओं का पैसा खर्च करने का प्रस्ताव क्यों रखेंगे। ये दावा बुनियादी तर्क और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के सामने ध्वस्त हो जाता है। राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, वो राजनीति के गुजरे हुए कल को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति हमारे फाउंडर्स को नीचा दिखाने की है, इसलिए वो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि राजनाथ सिंह कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं। हम 2025 में हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने लंबे समय तक सेवा की। इस दौरान उन्होंने देश को उस समय दिशा और दृष्टि दी जब अंग्रेज अभी अभी गए थे, गरीबी व्यापक थी और देश के भविष्य के पाठ्यक्रम को परिभाषित किया जाना था। इतना ही नहीं, राजनाथ के बयान पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में एक बहुत जिम्मेदार संवैधानिक पद पर है। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें या तो अपनी बात के सबूत पेश करने चाहिए या फिर माफी मांगकर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शर्मनाक है। राजनाथ का बयान उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है, तो एसआईआर का मुद्दा सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले से ही इस पर सुनवाई हो रही है, सरकार भी संसद में चर्चा को तैयार हो गई है, तो सड़क पर इसका विरोध रुक नहीं रहा है। ममता बनर्जी ने मालदा में एसआईआर के खिलाफ रैली की, तो क्या कहा ममता ने, देखिए रिपोर्ट। देश की राजनीति में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मालदा के गाजोल में आयोजित एंटी एसआईआर रैली में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में नो बीएलओ की जान गई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बीएलओ जान दे रही है, बंगाल में 40 लोग मारे गए। एसआईआर को लेकर इतनी जल्दी क्या थी? चुनाव से पहले जल्दबाजी में कर दिया। लोगों को तुम्हारे लिए तकलीफ झेलनी पड़ रही है। सुना एक बार फिर सारे सर्वर डाउन हो गए हैं। वो धमकी दे रहे हैं, लेकिन मैं सबको आश्वासन दे रही हूँ। हम 12 तारीख से मे आई हेल्प यू कैंप शुरू कर रहे हैं। अगर कोई समस्या हो तो इन कैंपों में जाएं। मैं अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहूंगी कि लोगों की मदद करें, इसलिए एसआईआर से डरिए मत। उन्होंने चालाकी से किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, लेकिन याद रखो चालाकी से वो जीत नहीं सकते। सीएम ममता ने आगे कहा कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने 10,000 का ऐलान किया था और अब हजारों लोगों को बुलडोजर से बेघर कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं करते। जिन्हें लक्ष्मी भंडार मिल रहा है उन्हें जीवन भर मिलता रहेगा। 100 दिनों के काम के लिए केंद्र ने फंड रोक दिया है, लेकिन वो मुझे नहीं झुका सकते। हम अपने पैसे से कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सांप्रदायिकता का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रही हैं। वक्फ कानून केंद्र ने बनाया है, हमने इसका विरोध किया और विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। मैं धार्मिक स्थलों पर उन्हें हाथ नहीं डालने दूंगी। शर्म नहीं आती आपको? कितने लोगों की जान गई, कब रुकोगे? ममता ने आगे कहा कि उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। ये इमरजेंसी जैसा है। अगर इमरजेंसी लगाना चाहते हो तो याद रखो, तुम हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे। आज तुम सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे।
ममता ने एसआईआर पर सवाल उठाए तो सोनिया गांधी ने लेख लिखते हुए बढ़ते प्रदूषण पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अवैध खनन को रोकने में सरकार की असफलता पर भी सवाल किए हैं। तो क्या कहा है सोनिया गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वायु प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई है। अपने लेख में उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल की नीतियों ने देश को पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति में पहुंचा दिया है। उन्होंने अरावली पर खनन से लेकर दिल्ली में प्रदूषित हवा पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस मामले पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत बताई है। सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले अरावली पहाड़ों को खनन प्रतिबंधों से बाहर कर दिया गया है। अपने लेख में उन्होंने लिखा, अरावली श्रृंखला का लगभग 90% हिस्सा इसी दायरे में आता है, जिससे पूरी श्रृंखला बड़े पैमाने पर खनन के लिए खुल सकती है। अरावली प्राकृतिक ढाल है, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लिए धूल और गर्म हवाओं से सुरक्षा कवच भी है, लेकिन अब इसे खत्म किया जा रहा है, जो सांस रोकने के बराबर है। उन्होंने दिल्ली की खराब हवा का मुद्दा गंभीरता से उठाया है। लेख में उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि देश के 10 बड़े शहरों में प्रदूषण के कारण हर साल करीब 34,000 लोगों की जान जा रही है, फिर भी सुधारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 13 से 15% भूजल नमूनों में यूरेनियम की मात्रा मानकों से अधिक पाई गई है। उन्होंने सरकार पर पर्यावरणीय ढांचे को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार को कुछ मुद्दों पर तुरंत काम शुरू करने की जरूरत बताई है, जिसमें अरावली और पश्चिमी घाटों में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ काटने पर रोक लगे, हाल के वन कानूनों के संशोधन वापस लिए जाएं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को मजबूत और स्वतंत्र बनाया जाए शामिल है। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता का स्तर बहुत गिर चुका है, जिस पर विपक्ष लगातार ठोस कदम उठाने की मांग कर रहा है और अब सोनिया गांधी भी बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार पर हावी हो गई हैं। सोनिया ने तीखे सवाल किए तो दिल्ली की जनता ने भी बीजेपी को बड़ा झटका दिया। दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिनके नतीजे आज सामने आए। तो कैसे एमसीडी के नतीजों में बीजेपी को लगा झटका, देखेंगे रिपोर्ट में। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। नतीजों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने 12 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि पहले इनमें से 9 सीटें बीजेपी के पास थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन 9 में से 8 सीटों पर चुनाव इसलिए हो रहा था क्योंकि बीजेपी के पार्षद विधायक बन गए थे, लेकिन बीजेपी 7 सीटों पर सिमट गई, जिसे बड़ा झटका माना जा रहा है। जहां बीजेपी 7 सीटों पर सिमटी तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें बरकरार रखी हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने 1 सीट जीत कर खाता खोलने का काम किया, जबकि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी 1 सीट पर जीत हासिल की है। पिछली बार कांग्रेस के पास इन 12 में से 1 भी सीट नहीं थी। कांग्रेस के लिए ये चुनाव फायदे वाला साबित हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने जो सीट जीती है उस पर बीजेपी का कब्जा था। कांग्रेस को संगम बिहार की सीट पर जीत मिली है। इस परिणाम में सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ। आपने बीजेपी से 2 सीटें छीन ली, लेकिन अपनी 2 सीटें उसके हाथ से फिसल भी गई, जिसमें चांदनी महल की भी सीट शामिल है, जहां पर 2022 के एमसीडी चुनाव में आप उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था। नतीजे आते ही आपकी तरफ से आरोपों का दौर शुरू हो गया। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने चुनाव नतीजे बदलने के आरोप लगाए और दावा किया है कि अशोक बिहार में आम आदमी पार्टी जीत गई थी। वेबसाइट पर आ गया, न्यूज में भी आ गया और फिर भाजपा कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। वहीं आप नेता संजय सिंह ने इन नतीजों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य चोर आयुक्त बताया है। सांसद संजय सिंह ने सौरभ भारद्वाज का आरोप दोहराते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी वोट चोर है, मोदी उनका सरगना है, ज्ञानेश कुमार मुख्य चोर आयुक्त। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को नकार रही है, लेकिन देखना होगा कि मुख्य चोर आयुक्त कहने पर ज्ञानेश कुमार कुछ कहते हैं या नहीं। बीजेपी के हाथ से उसकी 2 सीटें फिसल गई। बीजेपी को उम्मीद थी कि 12 में से 10 से ज्यादा सीट जीतकर वो एमसीडी में बहुमत में आ जाएगी, लेकिन उसकी ये कोशिश इस बार फेल हो गई। तो उमर खालिद और शर्जील इमाम की जेल से बाहर आने की कोशिश भी अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पर आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपियों की जमानत को लेकर सवाल बने हुए हैं कि आखिर उनको कब राहत मिलेगी। 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आरोपी अभी तक जेल में हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि निचली कोर्ट में ट्रायल में अभी 2 साल का वक्त और लगेगा। इस मामले में आज उमर खालिद, शर्जील इमाम सहित दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। वकील भी कोर्ट पहुंचे। वकील सिद्धार्थ दवे ने शर्जील इमाम का पक्ष रखना शुरू किया तो जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारे की बेंच ने उनसे सवाल किया, आपको कितना समय चाहिए? तो दवे ने कहा कि मुझे 1 घंटे का वक्त चाहिए। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि हम आधा घंटा आपको देंगे, या तो इतने वक्त में दलील दो या फिर छोड़ दो, इससे ज्यादा नहीं देंगे। इसके बाद एएसजी राजू खड़े होते हैं और बोलते हैं,
मुझे भी वक्त चाहिए, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ, मुझे भी कम से कम 1 घंटे का वक्त चाहिए। लेकिन कोर्ट समय देने को तैयार नहीं हुआ। जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि ज्यादा समय मैं आज नहीं दे पाऊंगा, आज रहने देते हैं। जिसके बाद जस्टिस कुमार ने पूछा कि हमें उनमें से हर एक का परमानेंट पता चाहिए। इस पर दवे ने मजाकिया लहजे में कहा कि इनका टेम्परेरी पता फिलहाल तिहाड़ जेल है। दवे ने कहा कि उनका परमानेंट पता मैं आपको हलफनामे के जरिए दे दूंगा। इसके बाद जस्टिस कुमार ने कहा कि मंगलवार यानी 9 दिसंबर को आ जाइए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि जवाब देने के लिए टाइम शेड्यूल तय करना जरूरी है, इसलिए हम हर एक मौखिक दलील को 15 मिनट तक सीमित रखते हैं और एएसजी का क्लैरिफिकेशन आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एएसजी राजू ने कहा कि मुझे भी 1 घंटे का वक्त चाहिए। तो जस्टिस ने कहा कि मैं आपको 10 दिसंबर की तारीख दूंगा। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए एएसजी राजू ने कहा, मैं 11 तारीख से बाहर हूँ, दिल्ली में नहीं रहूंगा। इस पर अगली तारीख पर सुनवाई हो, इसे 11 तारीख तक ही रखें क्योंकि इसके बाद मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में रहूंगा। अब कोर्ट ने शर्जिल इमाम के वकील दवे को अपनी दलील रखने के लिए 9 दिसंबर की तारीख दी है, तो वहीं एएसजी राजू को 10 तारीख को अपना पक्ष रखना होगा। यानी अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। ऐसे में सबकी नजरें कोर्ट पर बनी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। हर बार मोदी है तो मुमकिन है नहीं होता, कई बार विपक्ष है तो मुमकिन है भी हो जाता है। भारी हंगामे विरोध के बाद में सरकार को अपने साथी ऐप को मोबाइलों में लॉन्च करने का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस प्रस्ताव में जो भी खामियां रही होंगी, लेकिन एक ये भी बात थी कि इसको जारी करने वाले कांग्रेस के पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो कैसे साथी थे इसको तो कांग्रेस से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।